बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th के चैप्टर 2 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ मैं हूं मोहम्मद कासिम। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि बिग व्हील की मोशन किस अंदाज की होती है और जो राइडर्स हैं उनकी मोशन किस किस्म की है। तो व्यूअर्स, बिग व्हील की मोशन रोटेटरी मोशन है क्योंकि ये बिग व्हील अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, जबकि जो राइडर्स हैं उनकी मोशन कर्वीलिनियर मोशन है क्योंकि वो अपनी जगह को छोड़कर एक सर्कल में मूव करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक बच्चा कुछ टाइम के लिए मूव करता है, तो दो सिचुएशंस हमने बतानी है जिसमें डिस्टेंस तो ज़ीरो ना हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो। तो व्यूअर्स, अगर वो बच्चा जिस पॉइंट से अपने सफ़र का आगाज़ करता है उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है, तो इस केस में वो कुछ फासला तो तय करेगा, डिस्टेंस तो होगा, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है उससे ज़ीरो होगा। तो इस अंदाज में व्यूअर्स, अगर हम ये सपोज कर लें कि एक बच्चा फेरिस व्हील पे राइड कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन में है और वो अपनी पोजीशन पर कुछ टाइम के बाद दोबारा आ जाता है, इस तरह उसका डिस्प्लेसमेंट उस पोजीशन के ऊपर जहाँ से उसने स्टार्ट लिया था वो ज़ीरो होगा, लेकिन एक्चुअली वो कुछ पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस में डिस्टेंस कवर कर चुका है। इसी तरह सेकंड सिचुएशन में अगर बच्चा एक स्विंग ले रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से ज़ीरो होगा, लेकिन वो एक राउंड ट्रिप के बाद कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक पत्थर को एक स्ट्रिंग की मदद से एक सर्कल में घुमाया जा रहा है, तो किसी भी लम्हे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो व्यूअर्स, वेलोसिटी किसी भी लम्हे जब कोई भी स्टोन सर्कल में घुमाया जा रहा होगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर किसी भी सर्कल में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की देखी जाए तो वो हमेशा टेंजेंट होती है रेडियल कंपोनेंट की। इसी वजह से इस वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। क्या यह मुमकिन है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा दें या फिर कम कर लें और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो? तो इसका आंसर है यस, इट इज़ पॉसिबल। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा तो वो हर लम्हे अपनी वेलोसिटी को मुसलसल चेंज कर रहा होगा। तो व्यूअर्स, हम सपोज कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो इस लम्हे उसकी ना स्पीड इंक्रीज़ हो रही है ना ही डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी ज़रूर चेंज हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन होगी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी और इसकी वैल्यू हम v²/r से फाइंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या एक कार की एक्सेलरेशन दाएं जानिब हो सकती है अगर वो बाएं जानिब मूव कर रही हो? तो व्यूअर्स, इसका भी आंसर होगा बिल्कुल हो सकती है, यस। अगर वो कार दाएं जानिब मूव कर रही है और उसकी स्पीड वक्त के साथ स्लो हो रही है तो उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बाएं जानिब होगी, क्योंकि जब हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं तो एक्सेलरेशन फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड का जो डिफरेंस है उसको हमने टाइम से डिवाइड करना होता है, और जब हम ये डिफरेंस निकालेंगे चूँकि उसकी स्पीड स्लो हो रही है तो हमें ये आंसर नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि फाइनल स्पीड उसकी कम होगी इनिशियल स्पीड से। तो इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव हमें यही शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ द कार से ऑपोजिट साइड पर है। मतलब अगर कार लेफ़्ट साइड पे मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन राइट पर है, और अगर कार राइट पे मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन लेफ़्ट पे है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मिसालें देते हुए बताना है कि कब एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन की सिमत में होगी। तो व्यूअर्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, तो कब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की सिमत सेम होगी? तो ये चीज़ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जनरल सिचुएशन ले लेते हैं। तो व्यूअर्स, जब कभी कार की स्पीड बढ़ रही होगी टाइम के साथ तो इस सिचुएशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, मतलब उन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं तो हमें इस तरह से पॉजिटिव स्लोप मिलेगी। और जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि जो स्लोप है ये हमारे पास रेशो ऑफ राइज टू रन है।
तो अब यहाँ पर राइजिंग और रनिंग दोनों पॉजिटिव वे में हो रही हैं, इस वजह से एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव है। सेकंड सिचुएशन में ये पूछा जा रहा है कि कब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एंटी पैरेलल होंगे। तो ये एंटी पैरेलल तब होंगे जब कार की स्पीड डिक्रीज हो रही होगी। तो व्यूअर्स, आप स्पीड टाइम ग्राफ से दोबारा देख सकते हैं कि टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी ऑफ कार है वो डिक्रीज हो रही है। तो इस सिचुएशन में आपके पास राइज नहीं आ रहा बल्कि फॉल आ रहा है। तो हम जब स्लोप फाइंड करेंगे तो अगेंस्ट द राइज हम मूव कर रहे हैं, तो इस वजह से नेगेटिव साइन आएगा और हमारे पास एक्सेलरेशन की स्लोप नेगेटिव आ जाएगी। और फाइनली हमसे पूछा जा रहा है कि कब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी और बॉडी मूव कर रही होगी। तो व्यूअर्स, ये सिचुएशन तब होगी जब कार एक कांस्टेंट स्पीड, स्टेडी स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही हो। तो व्यूअर्स, इस सिचुएशन में जो राइज है हमारे पास वो ज़ीरो हो रहा है और हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू है वो इस तरह अल्टीमेटली ज़ीरो आएगी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो व्यूअर्स, पूछा जा रहा है कि इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें, जो कि एक मोटरसाइकिलिस्ट के लिए बनाया गया है। तो ये ग्राफ हमें स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट के हवाले से क्या बताता है। और सेकेंडली आपने एक ग्राफ प्लॉट करना है जो सेम इसी सिचुएशन का हो, लेकिन वो डिस्टेंस टाइम ना हो बल्कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो। तो व्यूअर्स, जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो हमें बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है। और हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, इसका जो स्लोप होता है यह हमेशा हमें वेलोसिटी देता है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं स्लोप विच इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट, और स्पीड हमें v से रिप्रेजेंट करते हैं, राइज टू रन। और हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे पास टोटल राइज है वो 48 का है और जो टोटल रनिंग है वो 6 की है। तो बड़ा क्लियरली हम इस रेशो से ये फाइंड कर सकते हैं कि 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मोटरसाइकिलिस्ट मूव कर रहा था और कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा था। अब हम इसका स्पीड टाइम ग्राफ बना लेते हैं। स्पीड के लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड और टाइम को हम एक्स एक्सिस में प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारे पास चूंकि कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड ना इंक्रीज हो रही है 8 से, ना ही 8 से 7 हो रही है। तो इसका मतलब है पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किसी भी कार में कौन से कंट्रोल्स होते हैं जो एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो व्यूअर्स, एक्सेलरेटर मौजूद होता है कार में जो गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है, इस वजह से ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। और सिमिलरली ब्रेक्स मौजूद होती हैं जो स्लो कर देती हैं गाड़ी की स्पीड को, इस वजह से हमारी जो ब्रेक्स हैं वो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती हैं, मतलब डीसेलरेशन प्रोड्यूस करती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 1 किलोमीटर ऊंचे टावर से अगर 1 किलो और 10 किलो के स्टोन्स ड्रॉप किए जाएं तो पूछा ये जा रहा है कि कौन सा स्टोन जब ज़मीन पर हिट करेगा तो ज़्यादा स्पीड के साथ करेगा और कौन सा पहले पहुंचेगा। तो व्यूअर्स, इसमें आपने जो एयर रेजिस्टेंस है इसको निगलेक्ट कर लेना है। जब कभी हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही टाइम पर ज़मीन पर आकर हिट करेंगे और इन दोनों की स्पीड्स भी सेम होंगी। इसकी रीज़न ये है कि जो वैल्यू ऑफ जी होती है ये हमेशा मैसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये दोनों मैसेस के लिए सेम वैल्यू रखती है, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर एक सेकंड के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स की स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज होती जाएगी। तो राइट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड दोनों की स्पीड्स इक्वल होंगी और ज़मीन तक पहुंचने के लिए दोनों को बराबर टाइम दरकार होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगर 1 केजी बॉल को ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उछाला जाए और एक दूसरी बॉल को जिसका मैस 1 केजी ही है लेकिन ड्रॉप कर दिया जाए तो किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। इस केस में भी आपने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर लेना है।
तो व्यूअर्स अगेन हमें पता है कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो सेम है दोनों बॉल्स के लिए, तो दोनों की स्पीड्स हर सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगी। लेकिन वो बॉल जिसको ऊपर की तरफ उछाला गया था वो ग्राउंड पर बाद में आकर हिट करेगी, जबकि जो दूसरी जिसको हमने डायरेक्टली नीचे थ्रो किया था वो पहले हिट कर जाएगी, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है और इसकी सिमिलरली स्पीड भी कम होगी राइट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अस।